Welcome viewers. Today I am going to discuss background of contract cost accounting or contract cost accounting and introduction. आज हम आपके सामने में ठेका लागत लेखांकन का परिचय लेकर के आए हैं या ठेका लागत लेखांकन की अकाउंटिंग से संबंधित उसकी आधारभूत महत्वपूर्ण बातों की विस्तार से जानकारी इस प्रेजेंट वीडियो में हम पेश करने वाले हैं। निश्चित रूप से आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग उस साइट के प्रोडक्शन से रिलेटेड है जिस वस्तुओं की ज़रूरत जहाँ पर होती है वहीं उसे बनाई जाए, एट साइट प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, जैसे रोड है, पुल है, ब्रिज है, बिल्डिंग है इत्यादि, इन चीज़ों के प्रोडक्शन से संबंधित है। जहाँ तक इन चीज़ों के प्रोडक्शन की बात करें तो स्वाभाविक तौर पर हम पाते हैं जो व्यक्ति बनाने वाला है वो एक्सपर्ट होता है इस पर्टिकुलर फील्ड का, और जिसका वो काम कर रहा है वास्तव में उसके जीवन में ज़रूरत है, उसके काम में ज़रूरत है, लेकिन हैविंग नो नॉलेज हाउ टू कंस्ट्रक्ट और प्रोड्यूस ऑल सच थिंग्स इन बेस्ट मैनर और एट मिनिमम कॉस्ट एंड ऑफ बेस्ट क्वालिटी, उसके पास ये काबिलियत नहीं है। स्वाभाविक तौर पर इसके कारण से ऐसे विशेषज्ञ व्यक्ति की तलाश वो करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कहें कि एक डॉक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर के पास में आपके अपने फील्ड की डॉक्टरी पेशे से संबंधित पूरी जानकारी है, पूरा एक्सपर्ट है वो, लेकिन हैविंग नो नॉलेज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग और हाउस, जबकि उसकी भी एक ड्रीम होती है, सपना होता है कि उसका अपना एक बढ़िया सुंदर घर हो। स्वाभाविक तौर पर ऐसी स्थिति में घर को बनाने के लिए वो किसी विशेषज्ञ की तलाश में रहेगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से रेलवे को चले जाए, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं का लगभग वही हालत है कि वह अपने काम में वो एक्सपर्ट है। रेलवे भी अपना ट्रेन को स्मूथ कंडक्ट या चलाने के लिए वो एक्सपर्ट है, बट हैविंग नो नॉलेज कि उसका ऑफिस बिल्डिंग, उसका कारखाना का बिल्डिंग या उसका प्लेटफॉर्म कैसे बनेगा, इसकी कोई जानकारी उसके पास नहीं है। ट्रैक कैसे बिछेगा, ट्रैक पर बोल्डर कैसे गिरेगा, इसकी कोई जानकारी उसके पास नहीं है। तो उसके लिए वो विशेषज्ञ व्यक्ति की तलाश करता है और उसके माध्यम से ये काम करवाता है। स्वाभाविक तौर पर ऐसी स्थिति में साफ झलक रहा है, एक डॉक्टर है या रेलवे है जिसका कि काम है, जिसे हम यहाँ पर इस अकाउंटिंग के प्रोसेस में हम कॉन्ट्रैक्टी का नाम देंगे, और वो एक्सपर्ट जो उसके काम को करने वाला है, वन हु डू दी एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स एंड एक्सपर्ट ऑफ हिज फील्ड इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्टर। वह अपने क्षेत्र का जानकार है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहा है, किसी दूसरे के काम को कर रहा है, हम उसको ठेकेदार के नाम से जानते हैं। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में दो पार्टी सामने नज़र आ रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टी और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर। दोनों के बीच के लेन देनों की अकाउंटिंग है, कॉन्ट्रैक्टी और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर। इन्हीं दोनों के बीच के लेन देनों की परिस्थितियों की समझौते की अकाउंटिंग है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। निश्चित रूप से एक्सपर्ट एक नहीं है, एक्सपर्ट बहुत सारे हैं। तो आखिर किस एक्सपर्ट से कॉन्ट्रैक्टी अपना काम करवाएगा, तो डिपेंड करता है उसका साइज़ पर कि किस एरिया तक के एक्सपर्ट को वो बुलाना चाहता है, उसके अनुसार से वो नोटिफाई करता है, नोटिस देता है या आपके एडवर्टीज़मेंट देता है। एडवर्टीज़मेंट के बेसिस पर जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जो उसके काम को काम को करना चाहता है, उस क्षेत्र के काम को करना चाहता है, स्वाभाविक तौर पर अप्लाई करेगा। अप्लाई ऑन प्लेन पेपर नहीं करेगा, वो अप्लाई करने के लिए जो पेपर यूज़ किया जाता है उसे टेंडर पेपर कहते हैं, और टेंडर पेपर में जो फाइनल फिगर होता है, फाइनल अमाउंट होता है, दैट इज़ नोन एज टेंडर प्राइस। अगर उस पर एग्रीमेंट हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पर कहलाएगा। तो फिलहाल वो टेंडर प्राइस कैसे निकलेगा, तो स्वाभाविक तौर पर टेंडर पेपर में हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉस्ट एंड क्वालिटी, काम को करने का हर एक लेवल में क्या कॉस्ट आएगा, कितना एक्सपेंसेस मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा, टोटल कॉस्ट के बाद क्या प्रॉफिट चार्ज की जाएगी, हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस को भी उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। इस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्टी के पास काम करने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर का एप्लीकेशन आएगा, टेंडर पेपर आएगा। अब कॉन्ट्रैक्टी अपनी समझ से अथवा अपने एक्सपर्ट के माध्यम से उस पेपर की जांच परख करवाएगा, वेरिफिकेशन कराएगा,
और जो उसको सुइटेबल लगता है, बेस्ट लगता है, उससे वो एग्रीमेंट कर लेता है कि आप हमारे काम को कीजिए। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है काम को करने के लिए। और काम दे देने के बाद अब इसकी मर्जी, वो काम करेगा। निश्चित रूप से अब इसके क्षेत्र की बात आ गई, वो अपना काम करेगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या कॉन्ट्रैक्टर के पास एक समय में एक ही साइट पर काम रहेगा? नहीं, निश्चित रूप से उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। एज मच एज देयर कैपेबिलिटी, जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुसार से वो एक से ज़्यादा काम भी अपने पास में रख सकता है। डिफरेंट साइट पर काम करेगा, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टी का काम करेगा, या एक ही कॉन्ट्रैक्टी का एक से ज़्यादा भी काम करेगा। इस तरीके से बहुत सारे काम उसके पास में। ये जो अकाउंटिंग बनाएगा, कौन बनाएगा? तो प्रिपेयर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। किस बात के लिए? तो टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस अमाउंट, लाभ और हानि के वैल्यू को जानने के लिए। प्रॉफिट और लॉस अमाउंट, किस साइट के लाभ और हानि को जानने के लिए? तो नेचुरली हर एक इंडिविजुअल साइट के लाभ और हानि को अलग अलग जानेगा, जिससे कि हर एक के परफॉर्मेंस को समझ सके, जान सके। अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल साइट। अब जब हर एक के अकाउंट को बनाने की बात कर रहे हैं तो किस डेट में बनाएगा? हर एक का अलग अलग डेट नहीं होगा, एक निश्चित डेट में सभी का बनाएगा। ऑन अ फिक्स्ड डेट। अब वो डेट हो सकता है फिक्स्ड एंड सर्टेन पीरियड का डेट होगा, 6 महीने का भी हो सकता है, एवरी ईयर के एंड में भी बना सकता है। डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्टर पर कि वो अकाउंटिंग अपने ट्रांजैक्शंस की कब बनाना चाहता है। तो जिस दिन भी वो अकाउंटिंग बनाएगा, मान लेते हैं हर एक 6 महीने में बनाता है, तो उस 6 महीने के दिन प्रिपरेशन, अकाउंट प्रिपरेशन के दिन साइट के पोजीशन को देख, वर्क पोजीशन ऑफ डिफरेंट साइट। ये डिफर करता है, अलग अलग रहेगा। कहीं 10% काम हुआ रहेगा, कहीं 60%, तो कहीं 100%। फाइनली इस काम के पोजीशन के अनुसार से साइट को हम 2 रूपों में बांट सकते हैं। एक कंप्लीटेड साइट, अगर काम 100% हो गया है अकाउंटिंग डेट तक तो, और दूसरा अगर काम पूरी तरीके से नहीं हुआ है तो इनकम्प्लीटेड साइट। चाहे 1% हुआ है, चाहे 99% हुआ है, वहाँ तक के सभी काम की स्थिति को हम इनकम्प्लीटेड साइट के नाम से जानेंगे। तो दोनों केस में, दोनों कंडीशन में आखिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे बनाई जाती है, हम आपको इसकी जानकारी विस्तार से कराएंगे आने वाले वीडियो में। अभी फिलहाल इस अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस कौन कौन सा है, क्या क्या नाम का है, जिसे कि हम रिकॉर्ड करेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर अपने काम को ठीक ढंग से करने के लिए अपने यहाँ एक स्टोर बना करके रखता है, जिससे कि ज़रूरत का सामान हर एक इवनिंग में हर एक साइट के सुपरवाइज़र को आकर के रिपोर्ट करना है, कहाँ क्या ज़रूरत है, अगले दिन लेबर पहुँचने से पहले सब मटेरियल अरेंज कर देना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह का नुकसान कॉन्ट्रैक्टर का ना हो। अदरवाइज़ लेबर आ जाने से पेमेंट करना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़ जाएगा और लाभ नहीं होकर के हानि की स्थिति आ जाएगी। इन सब कारणों से वो स्टोर बना करके रखता है और काम, हर एक साइट पर काम को सुचारू रूप से स्मूथ कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज़ या कंस्ट्रक्शन के लिए कहाँ कहाँ से आखिर क्या क्या एक्सपेंसेस होगा। तो सबसे पहला तो ट्रांजैक्शंस में, अकाउंटिंग में जो आएगा वो एक्सपेंसेस वैल्यू। अब एक्सपेंसेस में किसी भी काम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मटेरियल नाम का एक्सपेंस किया जाता है। हो सकता है साइट पर मटेरियल का ओपनिंग वैल्यू हो, मटेरियल मार्केट से परचेज किया गया हो साइट पर काम को सही ढंग से करने के लिए, मटेरियल दूसरे साइट से आया हो, फ्रॉम अदर साइट, कहीं से भी मटेरियल आ सकता है, या स्टोर से आया हो, इतना ही नहीं, जितना भी मटेरियल आया है जरूरी नहीं है 100% उसी साइट पर यूज हो गया हो, कंज्यूम हो गया हो। कुछ मटेरियल क्लोजिंग भी हो सकता है, दूसरे साइट पर भी जा सकता है,
ट्रांसफर टू अदर साइट, आउट भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, नष्ट भी हो सकता है, साइट पर यूज नहीं किया गया हो, नष्ट हो गया हो, सेल भी किया जा सकता है। इस तरीके से मटेरियल का डिफरेंट यूज होगा, हर एक की हम अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में बनाएंगे, लिखेंगे। दूसरा आइटम जो एक्सपेंसेस का होगा वो निश्चित रूप से वेजेस या लेबर चार्जेस है। और फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। बहुत सारे एक्सपेंस करने पड़ते हैं टू कंस्ट्रक्ट, काम को करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंस करने पड़ते हैं। हर एक एक्सपेंसेस को प्रेजेंट करेंगे क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में आएगा। इसके पश्चात बड़ा बड़ा काम है, भारी भरकम काम है, बिल्डिंग बनाना है, मशीन, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, रोड बनाना है, पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो मशीन या एसेट्स का भी यूज़ होगा। एसेट्स, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होगा ऐसी स्थिति में काम को सुचारू रूप से करने के लिए। तो निश्चित रूप से इन एसेट्स का जब यूज़ होगा तो 100% यूज़ उसी साइट पर नहीं हो जाएगा, 100% कंज्यूम उसी साइट पर नहीं हो जाएगा। तो जिस दिन भेजे उस दिन उसका क्या वैल्यू है और जिस दिन अकाउंट बनाए उस दिन क्या वैल्यू है, ऑटोमेटिकली अगर दोनों को इफेक्ट हम दोनों साइड में दिखला देंगे, एक्सपेंसेस और लॉस और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट साइड में, तो इफेक्ट जो है डेबिट पर एक्सपेंसेस लॉस का आ जाएगा। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता, ड्यूरिंग द पीरियड उसका होने वाला डेप्रिसिएशन वैल्यू को जस्ट दिखला दे, तब भी हम रिजल्ट को निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर तरीका है वो है इसके ओपनिंग वैल्यू को दिखलाना, इसके क्लोजिंग वैल्यू को दिखलाना, इसके परचेजेस वैल्यू को दिखलाना। इसका भी वेस्ट हो सकता है, आउट हो सकता है, सोल्ड हो सकता है, इन सब के वैल्यू को दिखलाना। याद रखना है, नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट होगा। सेलिंग प्राइस, सोल्ड वैल्यू होने पर सेलिंग प्राइस नहीं कभी दिखलाएंगे, उसके कॉस्ट वैल्यू को दिखलाएंगे। अगर सिंगल वैल्यू दिया है तो मानेंगे उसे ही कॉस्ट वैल्यू, अगर दोनों वैल्यू कॉस्ट एंड सेल दिया हुआ है तो ऑलवेज कॉस्ट वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से एक्सपेंसेस आइटम को हम प्रेजेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात हम जैसा कि जानते हैं, पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी ऑल्सो इफेक्ट, और उसका भी इम्पैक्ट जो है प्रॉफिट लॉस पर पड़ेगा। तो स्वाभाविक तौर पर उसकी भी अकाउंटिंग हमें करनी चाहिए। तो पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट में कौन कौन सी बातें हैं? इन एक्सपेंसेस को लिखने में साइट चाहे कंप्लीटेड हो चाहे इनकम्प्लीटेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनकम्प्लीटेड होगा तो हो सकता है 5, 10, 25, 50 रुपये, 500 रुपये का हमारा मटेरियल यूज़ हुआ होगा। कंप्लीटेड होगा तो 50,000, 5 लाख का मटेरियल यूज़ होगा। आप जानते हैं किसी भी एक्सपेंसेस को उसके अमाउंट से अकाउंटिंग के रूल को नहीं डिसाइड करते हैं, बल्कि अकाउंटिंग रूल जो आता है वो हमारा नेचर ऑफ आइटम पर डिपेंड करता है। अमाउंट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो वहीं लिखा जाएगा हमेशा जहाँ पर मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखलाने की बात है, वहीं पर लिखा जाएगा, चाहे अमाउंट छोटा हो चाहे बड़ा हो। मतलब इनकम्प्लीटेड साइट हो चाहे कम्प्लीटेड साइट हो, दोनों कंडीशन में इन एक्सपेंसेस को लिखने का जो तरीका या प्रोसेस बतलाएंगे हमेशा कॉमन रहेगा, एक जैसा रहेगा। हाँ, निश्चित रूप से अगर काम पूरा कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर फ्री है, पूरा पैसा क्लेम कर सकता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं। एग्रीमेंट के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो वैल्यू फिक्स किया गया था, फाइनल टेंडर प्राइस वैल्यू, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं, वो क्लेम करेगा। तो कंप्लीटेड के केस में कॉन्ट्रैक्टी के से कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो क्लेम किया जाएगा, दूसरा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के लिए, दैट इज पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट। पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट, इसमें ए पॉइंट कंप्लीटेड साइट के कंडीशन में निश्चित रूप से क्लेम करने की बात आती है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उसे हम अकाउंटिंग में रिजल्ट में दिखलाएंगे। लेकिन इनकम्प्लीटेड साइट के कंडीशन में बीच की अवस्था में हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो अब बीच की अवस्था में ऐसा भी नहीं है कि हम कोई पैसा नहीं क्लेम कर सकते हैं। स्वाभाविक तौर पर काम हमें मिल गया तो ऐसा नहीं है कि हम फ्री हैं, जैसे तैसे कर देंगे हम।
एज पर एग्रीमेंट काम होना चाहिए, और ये काम करने की जिम्मेदारी जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर की है, काम करवाने की भी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है। तो कॉन्ट्रैक्टर टाइम टू टाइम इसका वेरिफिकेशन करता है, अपने या अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से आर्किटेक्ट और इंजीनियर अपॉइंट करके रखता है, उसके माध्यम से जांच पड़ताल करवाता है। तो मान लीजिए हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम साइट पर काम कर रहे हैं और कोई आदमी आता है कॉन्ट्रैक्टी के साइट से और हमारे काम का निरीक्षण करता है, इंस्पेक्शन करता है, वेरिफिकेशन करता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे अंदर में भी बात आएगी कि आखिर उसने क्या वेरीफाई किया, जांचा परखा और रिपोर्ट दिया कॉन्ट्रैक्टी को। कॉन्ट्रैक्टी चाहे काम का सेटिस्फैक्शन लेवल हो या ना हो, दोनों केस में पूरी जानकारी फिर कॉन्ट्रैक्टर को प्रेजेंट करता है कि काम आप कैसा कर रहे हैं, क्वालिटी में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको वो बतलाएगा कि आप ऐसा कीजिएगा तो पेमेंट में रुकावट आएगी। काम का प्रोग्रेस अगर प्रॉपर नहीं है तो उस कंडीशन में बतलाएगा कि हमें इतने समय में काम चाहिए, आपका प्रोग्रेस सही नहीं लग रहा है, या सही है तब भी पूरी बात को एक्सप्लेन करेगा। साथ ही साथ बतलाएगा कि आज तक आपने कितना % काम किया। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर को कहेगा कि आप हमारा 60% काम कर दिए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कॉन्ट्रैक्टर इमीडिएट उसको कहेगा कि आप 60% पेमेंट कीजिए। लेकिन इस स्थिति में हमेशा याद रखिएगा, बीच की स्थिति में जो भी रिजल्ट निकला है वो एस्टिमेटेड वैल्यू पर है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और वैसे भी बीच के स्टेज में क्लेम अमाउंट को पूरी तरीके से, उसके अधिकार के अमाउंट को पूरी तरीके से नहीं पेमेंट करना चाहिए। अदरवाइज कल होकर के हो सकता है काम में रुकावट आ जाए, परेशानी पैदा हो जाए अगर एक्सेस पेमेंट हो गया है तो। जिस तरीके से मान लीजिए हमें काम कंटिन्यू अपने घर में करवाना है, लेबर हम रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लेबर के हर दिन का पेमेंट हम हर दिन कर देंगे। अगर कर देते हैं तो कल होकर के गारंटी नहीं है वो लेबर आएगा, फिर हमें परेशानी होगी मार्केट से लाने में। इसीलिए सिस्टम है प्रायः कि हम कुछ ना कुछ पैसा उसका रोक करके रख लेते हैं, जिससे कि हम निश्चिंत रहें, हमारा काम स्मूथली आगे दिन भी चलेगा। अर्थात हमारे कहने का मतलब बीच में क्लेम करेगा लेकिन हम पूरे अमाउंट को हम पेमेंट नहीं करेंगे, कुछ काट करके पेमेंट करेंगे। और इस बीच के अवस्था के काम को हम वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से रिजल्ट में दिखलाते हैं, अकाउंटिंग में दिखलाते हैं। WIP भी इसको शॉर्ट में कहते हैं। और अभी भी बतलाए, काम का निरीक्षण होगा, इंस्पेक्शन होगा, और उसके बेसिस पर जो पोर्शन काम हो गया है, ऐसे काम के वैल्यू को वर्क सर्टिफाइड के नाम से जानते हैं। और अभी बतलाया, वर्क सर्टिफाइड का कुछ पेमेंट हो जाएगा तो जो पेमेंट हुआ कॉन्ट्रैक्टर को वो कैश रिसीव्ड है, और जो पेमेंट रोक लिया गया उसे रिटेंशन मनी कहते हैं, रोका गया धन। इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू मालूम हो जाएगा। हमें अकाउंटिंग में वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू लेना है, डायरेक्ट दे दिया तो ठीक, अगर दोनों दिया है तो दोनों को कंबाइंड करके लिखेंगे। इसके अलावा जिस दिन काम का इंस्पेक्शन हुआ है, जांच पड़ताल हुई है, उसी दिन हम अकाउंटिंग नहीं बनाते हैं। हो सकता है अकाउंटिंग उसके बाद बना हो, कुछ समय के बाद, तो काम तो चल ही रहा है, एक्सपेंस तो हो ही गया है, तो रिजल्ट भी हमें उस डेट तक का दिखलाना है जिस डेट तक काम अकाउंटिंग कर रहे हैं, चाहे वो सर्टिफाइड हो या ना सर्टिफाइड ना हो। तो ऐसे काम को हम एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कितना काम ऐसा है जिसका कि हमें सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, या सर्टिफिकेशन डेट के बाद लेकिन अकाउंटिंग डेट तक हमने काम किया है, और ऐसे काम के प्रोग्रेस को हम वर्क्स अनसर्टिफाइड कहते हैं। तो इनकम्प्लीटेड के केस में दोनों वैल्यू को हम प्रेजेंट करेंगे, वर्क सर्टिफाइड और वर्क्स अनसर्टिफाइड। जबकि कम्प्लीटेड में हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को शो करेंगे रिजल्ट के रूप में, और एक्सपेंसेस को तो चाहे कम्प्लीटेड हो चाहे इनकम्प्लीटेड हो, दोनों स्टेज में दिखलाने का एक ही सिस्टम है, एक ही प्रोसेस है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिलहाल इस प्रेजेंट वीडियो में हम बैकग्राउंड ऑफ अकाउंटिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, हम इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दिए। फिलहाल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा निश्चित रूप से वो स्पेसिमेन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, बोथ इन केस ऑफ कंप्लीटेड साइट एंड इन केस ऑफ इनकम्प्लीटेड साइट। दोनों स्थिति में हम नमूना या प्रारूप के रूप में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग बनाना आपको सिखलाएंगे। स्वाभाविक तौर पर एग्जामिनेशन में थ्योरी क्वेश्चन में, प्रायः शॉर्ट क्वेश्चन में, ये स्पेसिमेन या नमूना विथ इमेजिनरी फिगर कभी कभी बोल देता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी कारण से इसको हम अलग वीडियो के रूप में आपके सामने में प्रेजेंट करने वाले हैं। तो फिलहाल इन सभी जानकारी के बाद एक आपके सामने में सुझाव है कि आज थियोरेटिकली भी आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है
आप इस चैप्टर को देखिए, समझिए, हमारी बातों को देखिए, समझिए। निश्चित रूप से चाहे किसी भी लेवल में किसी भी तरह का एग्जामिनेशन आप फेस करते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होगा। चाहे ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन हो तो स्वाभाविक तौर पर इसमें से आप देखिएगा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है, या इंटरव्यू हो या रिटन एग्जामिनेशन हो, ये बेस है, बैकग्राउंड है, इसको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसी कारण से हम कहेंगे बहुत ध्यान से इसको बार बार देखिए, समझिए, इतनी बातों को बिल्कुल दिमाग में रखिए, तो स्वाभाविक तौर पर आगे की अकाउंटिंग आपका आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ हम आपको बार बार कहते हैं कि आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए, लाइक कीजिए, अगर पसंद आता है तो आवश्यक रूप से लाइक कीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हमारा वीडियो लगातार चल रहा है, क्लास 11 से लेकर के डिग्री या पीजी लेवल और भी प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज़ के चैप्टर्स को हम 1 बाय 1 आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमें उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सचमुच में अभी तक अगर सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो हमें उम्मीद है आवश्यक रूप से जल्द हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।